नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक हर राज्य, हर सियासी दल सत्ता के करीब पहुंचना चाहेगा। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के जो 5 राज्य, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, केरल की बात करें, लगातार दौरे पर हैं। लेकिन जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत के एक सबसे ताकतवर राज्य, ताकतवर लोकसभा सीटों के आधार पर उत्तर प्रदेश की भी बात जरूर करेंगे, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज चुनावी चौपाल में बेहद खास मेहमान हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ भाजपा नेता भी। लेकिन सबसे पहला सवाल सर, हम दक्षिण भारत से ही जुड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वो जो 400 का नारा है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों की बड़ी भूमिका साबित होने वाली इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे जितना महत्व उत्तर भारत का है उतना ही महत्व दक्षिण भारत का भी है। और जहां हम लोग 400 पार का इस बार लक्ष्य हम लोग ने लिया हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, उसमें दक्षिण भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रहेगी। दक्षिण भारत के राज्य हैं जिसमें कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है। आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार दक्षिण भारत में जनसभाएं कर रहे हैं। और जैसे उत्तर भारत में जो जोश हमें जनमानस का प्रधानमंत्री जी के प्रति दिखता है, इस बार दक्षिण भारत में भी उसी प्रकार का जोश और उत्साह हमें दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री जी के प्रति दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे हम लोग को पूरा विश्वास है कि जितनी मजबूती हमारी उत्तर भारत में है उतनी ही लगभग मजबूती हमारी दक्षिण भारत में भी होगी। एक सवाल और इससे जुड़ा है कि सीए जैसे जो बड़े फैसले रहे, क्या इसका भी असर पश्चिम बंगाल में या फिर असम में देखने को मिल सकता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की जो बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं, उनकी संख्या लगभग 1.5 से 2 करोड़ के आसपास है। देखिए, सीएए का जो संकल्प था, जो प्रतिबद्धता थी, वो कोई केवल कुछ ही लोगों के लिए नहीं थी। ठीक है। ये जब लाया गया था तो ये सोच के लाया गया था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो हिंदू शरणार्थी जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी में है, हमारे देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, वहाँ से सताए हुए हैं, वो अपने देश में वापस आना चाहते हैं, नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता देने के लिए सीएए का कानून लाया गया था। इसमें कोई पॉलिटिकल किसको क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान होना है, ये सोच के नहीं लाया गया था। हमारे देश के ऐसे लोग जो बाहर बस गए जाके, वहाँ पे उनको उनका अधिकार नहीं मिला, प्रताड़ित हुए, बाद में हमारे देश में वापस आना चाहते हैं, तो उनको बसाने के लिए और सिटीजनशिप देने के लिए इस कानून को हम लेकर आए थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगेगी या काम के आधार पर वोट मांगेगी? देखिए, भगवान राम के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने राजनीतिक पूरे आप इतिहास देख लीजिए, कभी भी उनके नाम पे वोट कभी नहीं मांगा। भगवान राम की मंदिर की स्थापना का संकल्प बहुत पुराना है पार्टी का। और लगातार आपने देखा होगा जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू करी थी, तो तब से लेकर हम लोग का संकल्प है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, हम 10 वर्षों की हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय सरकार पूरे देश में चली है। योजनाएं जो चली हैं, जो लोगों को जिन योजनाओं से जोड़ा गया है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान, चाहे वो किसान हो, सभी के लिए जो पिछले 10 वर्ष में जो विकास की योजनाओं को सब लागू कराया गया है, हम उस 10 वर्ष की सुशासन की सरकार को लेकर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। बदलाव का असर देखते हैं, खासतौर से हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो वो बदलाव, क्या आपको लगता है कि चुनाव में भी उसका असर दिखेगा? वो चाहे विकास की बात हो या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो या फिर भाजपा के बड़े फैसलों की बात। देखिए मैंने आज स्पष्ट कहा है कि हम चुनाव मैदान में काम के आधार पर जा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय चेहरे के आधार पर जा रहे हैं, उनके 10 वर्ष के सुशासन के आधार पर जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हमारा संकल्प था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। ठीक है। अगर 2019 के चुनाव के बार हम देखें तो आरएलडी भी अलग थी, सुभाषपा भी अलग थी, लेकिन इस बार आरएलडी भी साथ में है और सुभाषपा भी साथ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक साधने की कोशिश की गई है। ये मिशन 80 की तरफ बढ़ता हुआ इशारा है। देखिए, हमारा तो लक्ष्य यही है कि इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश की हम सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतें। इसमें भाजपा परिवार बढ़ा है, और भी जो दल हैं, राज्य के दल हैं, वो एनडीए के पार्टनर बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए एनडीए में शामिल हुए हैं।
आपने सुबह सभा की बात करी, आपने आरएलडी की बात करी। निश्चित तौर पे ये दल जब हमारे साथ में आए हैं तो हमारी ताकत और बढ़ी है। लेकिन इंडी गठबंधन लगातार विपक्ष कह रहा है कि भाजपा डरी हुई है, इसीलिए देश भर में हर छोटे बड़े दलों से गठबंधन करी, चाहे महाराष्ट्र के एमएलए राज ठाकरे की बात करें, आरएलडी की बात करें या फिर सुभाषपा की बात करें। अब ये जो इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं वो खुद ही इतने डरे हुए हैं, और उन्होंने तो ऐसे गठबंधन किए हैं जो विपरीत विचारधारा के दल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी से टूट के जो दल बने थे, उनसे विरोध करके जो दल बने थे, वो दल उनके साथ में खड़े हुए हैं कि सत्ता कैसे हासिल हो, देश में कैसे सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी अपनी बदौलत 2014 में भी चुनाव जीती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनी थी, और 2024 में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन हमारा सभी दलों के प्रति, सभी दलों के नेताओं के प्रति सम्मान है। आज वो भाजपा परिवार में आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और जो दल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर आज परिवार में जुड़े हैं, हम पूर्ण बहुमत की सरकार तो बना रहे हैं, लेकिन जब आपने 400 पार का हमने जो नारा दिया है उसमें एनडीए के दलों को भी हमने शामिल किया है कि हम सब मिलके देश में 400 पार की इस बार हम सांसदों को जिताकर सरकार बनाएंगे। सपा और कांग्रेस के गठबंधन से कुछ प्रभाव, कुछ डर? 17 में आपने इस गठबंधन को देखा था। 17 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के गठबंधन में कि क्या हश्र हुआ था उत्तर प्रदेश में, जहां केवल 47 सीटें सपा समाजवादी पार्टी जीती थी, कांग्रेस केवल 2 सीटें जीतकर आई थी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इन दलों की क्या विश्वसनीयता जनता के बीच में है। अब ये चाहे कितने भी गठबंधन कर लें, इनकी क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की भी जनता ने देखी है, प्रदेश के लोगों ने देखा है, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच पहुंचेगी? क्या आपको राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता राज्य? देखिए, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश में सबसे पहला कानून व्यवस्था का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा प्रदेश में रहा है, और योगी जी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को स्थापित जिस तरीके से किया है प्रदेश में, हम उसको लेकर चुनाव मैदान में हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री जी की नीतियों और उनके कार्यक्रम जो उन्होंने पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में लागू किए हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ है, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे वो महिलाओं को विकास की योजनाओं से जोड़ने की बात हो। आपने देखा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को आज देश में जोड़ा गया है। आज अगर लखपति दीदी की हम बात करते हैं, द्रोण दीदी लखपति दीदी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है, और उन्होंने संकल्प लिया है कि आगे आने वाले समय में हम 3 से 4 करोड़ पूरे देश की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से नौजवानों को नौकरी देकर, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से सरकारी हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, उनको समायोजित करके उन्होंने जो काम किया है, हम उन सब चीज़ों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। क्या इसी काम का असर है कि 2019 में अगर हम आंकड़ों की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो महिलाओं की बड़ा प्रतिशत है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका, और वो मतदान में भी बदला? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक किताब आई थी, मोदी एट 20, अभी कुछ ही सालों पहले, कुछ साल 1.5 साल पहले किताब को लॉन्च किया गया था। उसमें उनके 20 साल के लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर और देश के प्रधानमंत्री तक उनके सफ़र को, उसमें अलग अलग लोगों जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना वर्जन लिखा था। मैंने उसमें पढ़ा, मैं भी बड़ा आश्चर्य था कि जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे पहली बार शपथ ली थी, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, महिलाओं का प्रतिशत जितनी तेज़ी से उनके प्रति बढ़ा, उनके समर्थन में आया, और एक पूरी प्लानिंग करके, एक पूरी सोच के साथ कि हमें एक आधी आबादी को कैसे हमें सम्मानजनक स्थिति पे बिठाना है, उन्होंने उस गुजरात में करके दिखाया। और उसके बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक फोकस करके, महिलाओं पर फोकस करके उन्होंने कार्यक्रम की योजनाओं को बनाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अगर आप मत प्रतिशत की बात करें तो महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे तेज़ी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति झुका है, समर्थन में आया है। और हमें इस बार भी विश्वास है कि पूरे देश में महिलाओं का वोट पिछले चुनाव से ज़्यादा बढ़ के प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। आधी आबादी हमेशा एजेंडे में रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, 43 करोड़ आबादी वोटर है इस बार, महिला वोटर। हमारे एजेंडे में तो देखिए
देश के सभी लोग हैं, 140 करोड़ देशवासी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में, लेकिन निश्चित तौर पे आधी आबादी एक प्रायोरिटी हमेशा रही है और संकल्प रहा है कि हम आधी आबादी को उनके पैरों पे खड़ा करेंगे, उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे और इस पे सरकार लगातार काम कर रही है। 3 तलाक जैसे जो बड़े फैसले हैं, क्या मुस्लिम महिलाएं भी, पिछली बार भी देखा गया काफ़ी आंकड़ा बढ़ा हो, इस बार भी उम्मीद करते हैं 2019 में इसका फ़र्क हमें देखने को मिला था, 22 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा, मैंने खुद देखा है कि जो माइनॉरिटी में जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका झुकाव आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है। तो एक बड़ा उनके सम्मान को बचाने के लिए जो कानून लाए थे, इसमें एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब कुछ सवाल आपके विभाग से कर लेते हैं। फरवरी का अगर आंकड़ों की बात करें कि फरवरी में राजस्व कलेक्शन लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा, क्या कुछ और निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आबकारी से मिला हुआ राजस्व उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएगा? नहीं, देखिए बड़ा राजस्व आ रहा है और करीब मुझे लगता है कि जब हम 31 मार्च को जब हम इस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म करेंगे, हाँ, तो हम करीब 48,000 करोड़ के आसपास हम पहुँचेंगे एक साल, पूरे एक वर्ष में, एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पिछले साल जब हमने फाइनेंशियल ईयर ख़त्म किया था तो हम करीब 41,000 करोड़ के आसपास पहुँचे थे, 41,200 करोड़ का रेवेन्यू था। तो करीब 15% की ग्रोथ के साथ हम लोग इस साल का रेवेन्यू दे रहे हैं। रेवेन्यू एक निश्चित तौर पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे विभाग में कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की जान माल की सुरक्षा भी हम लोगों को देखनी है कि कहीं पे कच्ची शराब ना बन रही हो, कहीं पे जहरीली शराब का सेवन ना हो रहा हो। तो इस पे भी विभाग लगातार सतर्कता बनाए हुए है और लगातार हम पूरे साल भर हमारी जो प्रवर्तन की टीम्स हैं हमारे फील्ड में हम उसको रखते हैं और वो लगातार ये देखती रहती हैं, ऐसे पॉइंट्स को चेक करती रहती हैं कि कहीं पे ऐसी कोई घटना ना हो रही हो। तो ये भी हमारा प्रायोरिटी है। थर्डली, हम उत्तर प्रदेश जहाँ पहले कंजम्पशन स्टेट कहा जाता था, आज हम प्रोडक्शन स्टेट की ओर बढ़े हैं। करीब 100 से ज़्यादा डिस्टिलरीज उत्तर प्रदेश में आज काम कर रही हैं और मैं आपको खुशी होगी कि आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा इथेनॉल अगर कहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यूपी में हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा मोलासेस अगर कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो आज हम प्रोडक्शन स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या किसानों को भी सीधे लाभ होगा इससे, चाहे गन्ना किसान की बात करें या फल उत्पादन करने का, क्योंकि फलों से भी बनाया जा रहा है? निश्चित तौर पे किसानों का इससे बहुत लाभ हो रहा है। इथेनॉल जब हम बनाते हैं तो किसानों को गन्ने उनका जो गन्ना है उसका अच्छा मूल्य भी मिलता है। और जहाँ की आपने फलों की बात करी तो हम एक नीति लेकर आए थे जिसमें लोकल फ्रूट से वाइन बनाने का हम लोग एक नीति लेकर आए थे। उसमें 2 प्लांट हमारे लग रहे हैं, एक मुजफ्फरनगर में लग रहा है, एक मेरठ में लग रहा है। तो निश्चित तौर पर जब हम लोकल फार्मर्स के प्रोड्यूस हम फल खरीदते हैं तो उनको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता और उनको अच्छा जो उनका दाम है, जो वाजिब दाम है, उनको लोकल लेवल पे उनको मिल जाता है। क्या उत्तर प्रदेश जैसे जिस तरीके से, खासतौर से जब हम राम मंदिर की बात करते हैं, 22 जनवरी की बात करते हैं, एक पूरी तस्वीर ही बदलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए धार्मिक स्थलों या धार्मिक बड़े बड़े स्थलों के आसपास शराब की दुकानें नहीं। देखिए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मंदिर में की जगहों पे जो हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पे मदिरा की बिक्री नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए थे। आदरणीय योगी जी ने, उन्होंने जितने भी, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे वो बनारस का क्षेत्र हो, मंदिर का क्षेत्र हो, हमने उन सभी क्षेत्रों में मदिरा मुक्त कराया, वहाँ पे बैन किया मदिरा की बिक्री। गंगा का जो पूरा बेल्ट है, पूरा क्षेत्र है बनारस में, हमने करीब 100 मीटर की रेंज में पूरे गंगा की बेल्ट में हमने मदिरा को बंदी करी है जी। और ऐसे ही वृंदावन के बहुत पूरे क्षेत्र को हमने पूरा शराब मुक्ति कर दी है। पंचकोसी परिक्रमा चाहे अयोध्या की हो, चाहे वो सीतापुर हमारी नैमिषारण्य की हो, वहाँ पे भी हमने मदिरा मुक्त किया, हमने पूरा मुक्त कर दिया है। तो ये जहाँ आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो ऐसे निर्णय लेंगे हम लोग। होली भी है और चुनाव भी है, कुछ खास निर्देश आबकारी विभाग को, क्योंकि इस समय जो इलेक्शन में तो वैसे भी पैसा और शराब का चलन ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं, देखिए, होली का समय है, मैंने अभी विभाग की समीक्षा बैठक करी थी, मैंने उसमें निर्देश भी दिए क्योंकि होली का समय आ रहा है, थोड़ा सेंसिटिव टाइम होता है ये, तो इस पर विशेष सतर्कता बना के रखना है और हमारे विभाग में लगातार विशेष अभियान भी चलते रहते हैं। तो मैंने निर्देश दिया है कि करीब 20 दिन का विशेष अभियान शुरू हो चुका है 12 तारीख से। इसको मैंने इसकी शुरुआत कराई है कि लगातार इस अभियान को चलाइए और मैंने सभी को बोला है कि सबको फील्ड में रहना है, चाहे वो हमारा डीओ हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हो, चाहे जॉइंट कमिश्नर्स हो, सभी को निर्देश दिया है कि सभी लोग फील्ड में रहेंगे
और फील्ड में रहकर इसको देखते रहेंगे। एक और राजनीति से ही जुड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होगा या लागू कर पाएंगे आप? क्योंकि उत्तराखंड ने तो लागू कर दिया सामान्य नागरिक संहिता, उसने पहली बाजी मार ली, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या लागू करेगा? नहीं, देखिए उसका ड्राफ्ट बन रहा है, उस ड्राफ्ट पे बात होगी और हाउस में आएगा। निश्चित तौर पे यूसीसी मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको लागू होना चाहिए और आगे आने वाले समय में ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इसको लागू होगा उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश ने क्या आपको लगता है पूरी पहचान बदल दी है? हर जिले की पहचान बदल गई उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं अगर यूपी जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है अभी इसमें। देखिए, मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। मैं यूपी एज अ होल, हम जनसंख्या में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारे पास मैन पावर की अगर हम बात करें तो आज सबसे बड़ा मैन पावर उत्तर प्रदेश में है। हमारे पास अगर पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, तो आज हमारे रिसोर्सेज की अगर हम उसमें तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज आज उत्तर प्रदेश में है। फर्टाइल लैंड हमारे पास सबसे ज़्यादा है, गंगा का बेल्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा है। और आज उत्तर प्रदेश की क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक अच्छी हुई है तो प्रदेश की छवि बदली है, और छवि बदली है तो आज आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ अभी जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, 10 लाख करोड़ के प्रस्तावों का शिलान्यास किया है उन्होंने, भूमि पूजन किया है। तो इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जो है, आज हम देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं ग्रोथ के मामले। अगर जीडीपी की हम बात करें, देश की जीडीपी में 9.2% का शेयर उत्तर प्रदेश से आता है। पहला महाराष्ट्र है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे हम आए हैं। आज सबसे तेजी से अगर कोई जीडीपी किसी प्रदेश की बढ़ रही है तो वो यूपी की बढ़ रही है। तो ये एक पूरा, और आज हम ओडीओपी की अगर हम बात करें, एक बड़ी स्कीम आई थी प्रदेश की। हर जिले में देखा गया कि कौन से लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं वहाँ पे, हमने उसको फोकस करते हुए उनको उन पे आधारित हमने उद्योगों को लगाने का काम करवाया वहाँ पे। तो आज ओडीओपी के माध्यम से यूपी के जो प्रोडक्ट्स हैं लोकल लेवल पे जो बनते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको देखा जा रहा है, वो जा रहे हैं आज। तो एक पूरा छवि बदली है प्रदेश की, और आज मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा प्रदेश ग्रोथ की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और जो एक परसेप्शन बना हुआ था यूपी को लेकर, हाँ, कि पुरानी सरकारों में कि ये क्राइम कैपिटल है उत्तर देश का, आज हम ग्रोथ इंजन के रूप में पहचानी हमारी बनी है। $5 ट्रिलियन इकॉनमी की अगर हम पहुंचना है हमें, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी का भी हमने लक्ष्य रखा है, और बिना उसके हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज यूपी का महत्व बहुत बड़ा है, और हमें खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत की ग्रोइंग इकॉनमी में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकॉनमी है। ये हम लोगों को गर्व होता है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारे दोनों नेताओं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा। क्या आपको आपने दोनों नेताओं का जिक्र किया, जो ग्रोथ इंजन की बात करें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर की बात करें, ये डबल इंजन की सरकार की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गति मिली, रफ्तार मिली पिछले 7-8 सालों में? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार में हम लोग की ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ी है। नहीं तो पिछली सरकारों में हमें देखने को मिला है कि केंद्र से पैसा तो आता था, लेकिन क्योंकि स्टेट में विपक्ष की सरकार थी, उस पैसे को वो यूटिलाइज़ नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे तो श्रेय केंद्र सरकार को मिल जाएगा। एक ये रिफ्ट जो हमेशा प्रदेश में विपक्ष की सरकारों में रहा है, वो ख़त्म हुआ है। डबल इंजन की सरकार में जो डेवलपमेंट का पैसा दिल्ली से आता है, प्रदेशों में जाता है, उस पैसे का बेटर यूटिलाइजेशन हुआ है, और जिन योजनाओं के लिए वो पैसा आता है, उन योजनाओं को अच्छी तरीके से लागू कराया है। युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के सपने क्या आपको लगता है साकार हो रहे हैं? हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर एक्सप्रेसवेज की बात करें, कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ी है, धर्म का अपना हब बन गया है, मथुरा, काशी, वाराणसी, उसके बाद अयोध्या। देखिए, युवाओं की मैं बात करूं, आज हम सबसे बड़े देश युवा देश कहे जाते हैं। हमारा देश, युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। प्रदेश में भी हमारे युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है, और युवा भी हमारे लिए प्रायोरिटी हमेशा रहा है कि युवाओं को कैसे हम रोज़गार दें, उनको कैसे उनके पैरों पे खड़ा करें। आज बेरोज़गारी दर हम देखें तो घटी है। पिछले 2000 अगर हम 17 से और 2024 से बैठे हुए हैं, इन 7 वर्षों में
जो पहले बेरोजगारी दर 5% 6% हुआ करती थी, आज घट के वो 2% रह गई है, 2% रह गई है। तो ये लगातार घटी है। आज युवाओं को, मैं एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करूँ तो एमएसएमई सेक्टर में करीब 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम इस सेक्टर में हुआ है उत्तर प्रदेश, यूपी में। मैं सरकारी नौकरी की अगर बात करूँ तो केवल सीधे सरकारी नौकरी करीब पिछली कार्यकाल में 17 से 22 के कार्यकाल में हमारी सरकार ने करीब 5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। तो चाहे प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से बात हो, बड़ी संख्या में नौजवानों को समायोजित किया गया है। और आगे भी आप देखते हैं जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए भी होता है कि जब इंडस्ट्रीज लगती हैं तो नौकरी के जो जॉब्स हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और जितनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी उतना हमारे नौजवानों को वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। दो आखिरी सवाल, एक देश एक चुनाव के, आप वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अब भारत बदलते हुआ भारत है, विकसित भारत की तरफ भारत बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री मोदी लगातार करें कि अब वो पुराना भारत नहीं रहा है, इसने अपनी छवि, अपनी तस्वीर बदल दी है। क्या एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये पक्ष में रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा ये कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, हम आज आप देखते हैं कि हर 6 महीने में किसी न किसी, 8 महीने में किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता है, चुनाव में रहते हैं, इलेक्शन प्रक्रिया चलती रहती है। जब लगातार 5 वर्ष इलेक्शन की प्रक्रिया पूरे देश में चलती रहेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान, एक तो पहली बार तो अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता है। दूसरा, जब इलेक्शन की प्रक्रिया होती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो विकास की योजनाएं हैं वो रुक जाती हैं, उनको वो प्रभावित हो जाती हैं। तो अगर हम पूरे देश में लोकसभा से लेकर पंचायत तक अगर हम एक बार में ही इलेक्शन कर लेंगे तो हमें पूरा 5 साल का टेन्योर काम करने को मिलेगा। बीच में रुकावट नहीं आएगी। अर्थव्यवस्था भी, क्योंकि चुनाव एक साथ होंगे तो बोझ, अर्थव्यवस्था पर जो बोझ पड़ता है चुनाव का वो भी कम हो जाएगा, जो पैसा लगता है जो उसको, वो भी रेशियो अगर देखें प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है। तो इसके हमेशा पक्षधर हम लोग रहे हैं, और देखिए आगे आने समय में सब कुछ ठीक रहा तो हम देखेंगे कि पूरे देश में एक चुनाव लोकसभा से लेकर पंचायत लेवल तक, प्रधान तक एक ही बार में चुनाव होगा। क्या आपको लगता है देश की अगर डेवलपमेंट की बात करें और तेजी से होगा, पैसा बचेगा, निधि बचेगी, हमें समय ज़्यादा मिलेगा काम करने का, डेवलपमेंट की योजना, सरकारी मशीनरी और अच्छे तरीके से काम कर सकती है, टाइम फ्रेम हमारा बढ़ जाएगा, तो और जो योजनाएं विकास की चल रही हैं और तेजी गति से आगे बढ़ेंगी। एक आखिरी सवाल, बीजेपी का मिशन 80 कैसे पूरा होगा? देखिए, मिशन 80 हम लोग इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि मिशन 80 पूरा हो और 80 लोकसभा सीटें जीते। इसमें जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत लोकप्रिय चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा पूरे देश में, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज हैं वो उनके चेहरे पे चुनाव पूरे देश में हो रहा है। वो चेहरा हमारे पास है, एक बड़ी शक्ति हमारे पास है। दूसरा, प्रदेश में 7 साल के सुशासन की सरकार हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और 10 वर्ष की आदरणीय मोदी जी की सुशासन की सरकार को हम आगे लेके काम कर रहे हैं। और आप देखिए, आज सभी कास्ट बाउंड्रीज टूटी हैं। जो राजनीतिक दल पहले जातियों के आधार पे चुनाव लड़ते थे कि हमें इसे खुश करना है, हमें इस कास्ट को खुश करना है, आज वो बाउंड्रीज टूटी हैं। आज अक्रॉस कास्ट जितने भी लोग हैं, आज वो सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और यही विश्वास जो जनता के बीच में हमें दिख रहा है। सभी लोग, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, सब लोग देश में एक अच्छी सरकार लाना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, और इसी विश्वास के साथ हम इसलिए कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। मतदाताओं के लिए एक आखिरी संदेश, 96 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, कई देशों से आबादी की बात करें तो कई गुना ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं। एक आखिरी संदेश क्या है? कि देखिए, मैं देश के मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र का पर्व है, त्यौहार है हम सब के लिए, हम सब की इसमें भूमिका है और हम सबको अपनी भूमिका निभानी भी चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि एक अच्छी सरकार के लिए, एक मजबूत नेतृत्व के लिए आप इस चुनावी प्रक्रिया में का हिस्सा बने, मतदान जरूर करने जाएं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, और खुद आकलन करें कि कौन सा नेता इस देश को मजबूत कर सकता है, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत सरकार को दोबारा देश में लेकर
देश को आगे बढ़ाने का आपको तो काम करें। युवाओं की भूमिका सबसे अधिक होगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो इस लोकतंत्र के पर्व में पहली बार भागीदार बनने जा रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल जो हमारे नौजवान वोटर हैं उनकी एक अहम भूमिका हर चुनाव में रही है। हर बार एक नया वोटर बढ़ते हैं, हमारे हर चुनाव में आते हैं, उनकी भूमिका भी अहम है। और अब तो कहा जाता है कि जैसे एक नारा चलता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर हाँ। जमाना चलता है। तो नौजवानों की अहम भूमिका हमेशा रही है और नौजवान वोटरों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी पूरे जोश के साथ इस चुनावी प्रक्रिया में का हिस्सा बने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो सियासी संग्राम की शुरुआत हो चुकी है और आज कहा जा सकता है कि ये आने वाले जो 73 दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये बदले बताएंगे कि भारत जो है किस तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज़, लखनऊ।